नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में जहां डर, रहस्य और रोमांच का अनूठा संगम होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। लेकिन इससे पहले आइए आपको एक खतरनाक और प्राचीन दुष्ट आत्मा के बारे में बताएं जिसे इनक्यूबस कहा जाता है। इनक्यूबस एक ऐसी आत्मा है जो रात के अंधेरे में महिलाओं पर हमला करती है। यह आत्मा एक पुरुष राक्षस के रूप में प्रकट होती है और अपने शिकार को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। इनक्यूबस का उल्लेख कई प्राचीन संस्कृतियों और लोक कथाओं में मिलता है, जहां इसे एक बेहद खतरनाक और शक्तिशाली आत्मा माना गया है। इसकी पकड़ में आने वाली महिलाओं को इस आत्मा से बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे तांत्रिक की जो अपनी शक्तियों के घमंड में आकर एक बड़ी गलती कर बैठता है। उसने इनक्यूबस को अपने घर बुला लिया और इसके बाद जो हुआ वह न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसकी पत्नी की जिंदगी को भी बदल कर रख दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुराग की वाणी में आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। विराज एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसे अपनी तांत्रिक विद्या और आध्यात्मिक शक्तियों पर अत्यधिक गर्व था। वर्षों से उसने अनेक कठिन और जटिल तंत्र मंत्रों का अभ्यास किया था, जिससे उसकी शक्तियां असाधारण रूप से बढ़ गई थीं। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आते थे और वह बिना किसी कठिनाई के उनकी समस्याओं का निवारण कर देता था। विराज की पत्नी रीमा सुंदर, सरल और शांत स्वभाव की महिला थी। दोनों के बीच प्रेम का बंधन बहुत गहरा था। विराज अपनी पत्नी को बेहद प्रेम करता था और उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हालांकि तांत्रिक विद्या में उसकी रुचि और समर्पण समय के साथ बढ़ता गया था और वह अपनी शक्तियों के विस्तार के लिए नए नए प्रयोग करने लगा था। एक दिन जब वह अपने तंत्र मंत्र के संग्रह की पुरानी पुस्तकें पढ़ रहा था, उसकी नजर एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक विद्या पर पड़ी। यह विद्या इनक्यूबस नामक दुष्ट आत्मा के आह्वान से जुड़ी थी। पुस्तक में लिखा था कि इनक्यूबस एक प्राचीन राक्षसी आत्मा है जो अपनी मर्जी से सोती हुई महिलाओं पर आक्रमण करता है और उनकी ऊर्जा को चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। इनक्यूबस के संपर्क में आने वाली महिलाएं धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है और अंततः उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तांत्रिक विद्या में इनक्यूबस का आह्वान कर उससे शक्तियां प्राप्त करने का विवरण दिया गया था। यह भी बताया गया था कि इनक्यूबस से प्राप्त शक्तियां अत्यंत खतरनाक होती है, जिन्हें नियंत्रित करना लगभग असंभव है। लेकिन विराज की आंखों में लालच और घमंड ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि उसकी तांत्रिक विद्या इतनी शक्तिशाली है कि वह इनक्यूबस को नियंत्रित कर सकता है और उससे अनंत शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इस विचार से प्रेरित होकर विराज ने उस विद्या का अभ्यास करने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी रीमा से कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रीमा किसी भी तरह से परेशान हो। रात के समय जब रीमा गहरी नींद में थी, विराज ने अपने पूजा कक्ष में इनक्यूबस के आह्वान के लिए सभी आवश्यक सामग्री को एकत्र किया। उसने एक विशेष मांडल बनाया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, कमरे का वातावरण भारी और भयावह होता गया। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और कमरे में एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और विराज के सामने एक अत्यंत आकर्षक मगर खतरनाक पुरुष का रूप ले लिया। ये इनक्यूबस था जिसे विराज ने अपने मंत्रों से बुलाया था। इनक्यूबस की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विराज को महसूस करवा रही थी कि उसने कुछ बहुत बड़ी भूल कर दी है। विराज को लगा कि उसने इनक्यूबस को सफलतापूर्वक बुला लिया है और अब वह उसे अपनी तंत्र शक्तियों से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह इनक्यूबस को बांधने के लिए मंत्र पढ़ने लगा, इनक्यूबस एक ठंडी हंसी हंसते हुए गायब हो गया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और विराज को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा
कि आह्वान असफल हो गया है और इनक्यूबस वापस चला गया है, लेकिन असल में इनक्यूबस अब उसके घर में ही छिपा था। उसकी पत्नी रीमा के पास जाने का इंतजार कर रहा था। अगली रात रीमा को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक रहस्यमयी पुरुष के साथ होती जो उसे अपनी ओर आकर्षित करता और उसके साथ अत्यंत कामुक क्रियाओं में लिप्त होता। ये सपने इतने सजीव और तीव्र होते कि रीमा उनमें पूरी तरह खो जाती, लेकिन जागने के बाद वह खुद को बेहद थकी और कमजोर महसूस करती। हर रात यह सिलसिला जारी रहता और धीरे धीरे रीमा की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह अपने पति से कुछ कहने में संकोच कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि ये सिर्फ बुरे सपने हैं, लेकिन विराज को जल्दी ही एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। जब उसने रीमा की बिगड़ती हालत देखी और उसके सपनों के बारे में सुना तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह इनक्यूबस का ही काम है। विराज अब खुद को दोषी मानने लगा। उसने जल्द ही अपने पूजा कक्ष में फिर से मंत्रों का सहारा लेकर इनक्यूबस को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। इनक्यूबस बेहद चालाक और शक्तिशाली था और उसने विराज के हर प्रयास को विफल कर दिया। विराज के सामने अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, एक आखिरी यज्ञ जिसमें उसे अपनी जान की बाजी लगानी थी। विराज अपने तांत्रिक साधनों में निपुण था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वर्षों के कठोर अभ्यास और अनगिनत अनुष्ठानों के माध्यम से उसने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं जिनका आम जनमानस ने केवल सुना ही था, लेकिन उसकी विद्या की भूख कभी शांत नहीं होती थी। वह हमेशा नई नई तांत्रिक विधियों को जानने और उन्हें आजमाने की खोज में रहता था। एक दिन उसके हाथ एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ लगा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस पुस्तक में गूढ़ तंत्र और अद्वितीय मंत्रों का वर्णन था, लेकिन जो अध्याय विराज के ध्यान को सबसे अधिक आकर्षित कर गया वह था इनक्यूबस का आह्वान। इस अध्याय में इनक्यूबस एक प्राचीन और खतरनाक दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा था। इनक्यूबस की विशेषता थी कि वह अपनी उपस्थिति से महिलाओं को आकर्षित करता और उनकी ऊर्जा को चूसता था, लेकिन इसके साथ ही उसे नियंत्रित करने के तरीके भी दिए गए थे। पुस्तक में कई चेतावनियां भी दर्ज थीं जो किसी भी व्यक्ति को इस आत्मा का आह्वान करने से पहले विचार करने के लिए कहती थीं। विराज के मन में उस अध्याय को पढ़ते ही एक लालसा जागृत हो गई। उसे लगा कि अगर वह इनक्यूबस जैसी शक्तिशाली आत्मा को बुलाकर उसे नियंत्रित कर सके तो उसकी शक्ति में अद्वितीय वृद्धि हो सकती है। यह उसकी तांत्रिक विद्या के इतिहास में एक अनोखी उपलब्धि होती और लोग उसे और भी अधिक सम्मान और भय से देखते। लेकिन पुस्तक में दी गई चेतावनियों ने उसके उत्साह को कुछ हद तक कम कर दिया। इन चेतावनियों में कहा गया था कि इनक्यूबस को बुलाना आसान है, लेकिन उसे नियंत्रित करना असंभव के करीब है। यह आत्मा बेहद चालाक और निर्दयी होती है और अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका तो बुलाने वाला व्यक्ति और उसके प्रियजनों के लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि विराज का आत्मविश्वास इन चेतावनियों से डगमगाया नहीं। उसने सोचा कि उसकी शक्तियां पर्याप्त है और वह इस आत्मा को आसानी से वश में कर लेगा। उसके मन में इनक्यूबस से प्राप्त होने वाली असीम शक्तियों का ख्याल इतना प्रबल था कि उसने जोखिम को नजरअंदाज कर दिया। उसने आह्वान की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया और आवश्यक तैयारी करने लगा। आह्वान की रात वह अपने पूजा कक्ष में गया, जहां उसने पहले से ही एक विशेष मांडल बना रखा था। यह मांडल तांत्रिक ऊर्जा को संकेंद्रित करने और इनक्यूबस को बुलाने के लिए आवश्यक। उसने दीप जलाए, धूप जलाई और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कमरे में एक गूंज पैदा होने लगी, जैसे वहां की हवा भारी हो रही हो। मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया और वातावरण में एक विचित्रता आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। विराज को लगा कि उसकी साधना सफल हो रही है। फिर अचानक उसे एक हल्की सी धुंध दिखाई दी जो कमरे के बीच में बनने लगी। यह धुंध धीरे धीरे घनी होने लगी और उसमें एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति कुछ स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यह अवश्य महसूस किया जा सकता था कि इसमें एक शक्ति थी। विराज की सांसें तेज हो गईं। उसने ध्यान केंद्रित किया और मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। अचानक
वह आकृति स्पष्ट रूप से एक पुरुष राक्षस के रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ये इनक्यूबस था जिसे विराज ने बुलाया था, लेकिन जैसे ही वह आकृति पूरी तरह से स्पष्ट हुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह परछाई अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और विराज को लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसने मंत्र को फिर से दोहराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब विराज को लगा कि आह्वान असफल हो गया है। उसने सोचा कि शायद उसकी साधना में कोई कमी रह गई थी या फिर उसने किसी महत्वपूर्ण विधि को अनदेखा कर दिया था। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वह इस विद्या को फिर से नहीं आजमाएगा। उसे लगा कि इनक्यूबस का आह्वान करने की उसकी क्षमता पर्याप्त नहीं थी। वह निराश होकर कमरे से बाहर निकल आया और सोने चला गया, यह मानकर कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक खतरनाक थी। उसे यह पता नहीं था कि इनक्यूबस ने उसका आह्वान स्वीकार कर लिया था और अब वह उसके घर में प्रवेश कर चुका था। इनक्यूबस ने अपनी उपस्थिति को छिपा रखा था और उसने खुद को उस समय के लिए तैयार किया था जब वह विराज की पत्नी रीमा के पास जाने की योजना बनाएगा। अगले दिन से ही रीमा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह अक्सर एक भारीपन और अजीब बेचैनी का अनुभव करती, खासकर रात के समय। उसे यह भी लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है। रात होते ही उसे नींद नहीं आती और जब वह सोने की कोशिश करती तो उसे अजीब और भयानक सपने आते। इन सपनों में एक रहस्यमयी और आकर्षक पुरुष आता जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करता। रीमा को ये सपने असली से ज्यादा सजीव महसूस होते और वह इनसे बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन असफल रहती। रीमा ने यह सब पहले विराज से नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे इन सपनों की संख्या और तीव्रता बढ़ती गई। अब वह हर रात इन सपनों का सामना करती और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी ऊर्जा खत्म होती जा रही थी और उसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ दिखने लगा था। उसने खाने पीने में भी रुचि खो दी थी और हर समय थकी और कमजोर महसूस करती थी। विराज को रीमा की इस हालत पर चिंता होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी की यह हालत क्यों हो रही है। उसने रीमा से पूछा, लेकिन उसने केवल यही कहा कि उसे बुरे सपने आते हैं। विराज ने इसे सामान्य मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब स्थिति और बिगड़ने लगी तब उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। विराज ने ध्यान से रीमा की बातों को सुना और उसके सपनों के विवरण पर गौर किया। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यह सामान्य सपने नहीं थे, बल्कि यह इनक्यूबस का काम था। उस परछाई का गायब हो जाना और रीमा की हालत में तेजी से गिरावट, यह सब इनक्यूबस की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। विराज को अब अपने आह्वान की गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आ गया कि इनक्यूबस ने उसकी साधना को स्वीकार कर लिया था और वह अभी भी उसके घर में था, रीमा को अपनी वासना का शिकार बना रहा था। यह आत्मा इतनी चालाक थी कि उसने खुद को छिपा रखा था और विराज की शक्तियों को कमजोर करने के लिए रीमा पर हमला कर रही थी। विराज ने फिर से अपनी तांत्रिक शक्तियों को जुटाया और इनक्यूबस को बंद करने के लिए अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने पूजा कक्ष में वापस जाकर सारे अनुष्ठान दोहराने शुरू किए जो इनक्यूबस को वश में करने के लिए आवश्यक थे। लेकिन इनक्यूबस की शक्तियां बहुत अधिक थी और उसने विराज के हर प्रयास को नाकाम कर दिया। आह्वान की प्रक्रिया में की गई उसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया था। विराज को अब यह समझ में आ गया था कि उसने एक बेहद खतरनाक खेल खेला था जिसमें जीतना लगभग असंभव था। अब वह अपने ही घर में उस आत्मा के सामने कमजोर महसूस करने लगा था जिसे उसने खुद बुलाया था। रीमा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और विराज के पास अब बहुत कम समय बचा था। उसे इनक्यूबस से छुटकारा पाने के लिए एक अंतिम उपाय तलाशना था जिसमें वह अपनी सारी ताकत और ऊर्जा लगाने को तैयार था। इनक्यूबस से छुटकारा पाना अब केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि उसकी और रीमा की जिंदगी का सवाल बन गया था। रात का समय था और रीमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी जब उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव होने लगा। उसकी आंखों में नींद थी, परंतु मन में एक अनजानी हलचल भी। उसने तकिए पर अपना सिर घुमाया और आंखें बंद करने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसकी पलकें झपकने लगी, वह एक विचित्र और अव्यक्त सपने में खो गई। इस सपने में एक रहस्यमयी पुरुष आकृति उसके सामने उभरी। वह पुरुष आकृति दिखने में अत्यंत आकर्षक थी और उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। उस पुरुष की उपस्थिति मात्र से ही रीमा के शरीर में अजीब सी उत्तेजना फैल गई। सपने में वह पुरुष रीमा के बहुत करीब आकर उसे धीरे धीरे छूने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना वास्तविक लगा कि रीमा ने खुद को बिस्तर पर करवट लेते हुए पाया। वह सपने में अपनी सारी शक्ति के साथ उस पुरुष से दूर जाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी मोहिनी दृष्टि और मृदुल स्पर्श ने उसे जकड़ लिया। यह सपना हर रात गहरा और सजीव होने लगा। हर बार उस पुरुष की उपस्थिति और उसके स्पर्श की तीव्रता बढ़ जाती, जिससे रीमा की सांसें तेज हो जाती। वह इन सपनों से घबरा जाती, लेकिन साथ ही उसमें एक अजीब सी आकर्षण भी महसूस करती। उसे यह समझ नहीं आता कि वह उस रहस्यमयी पुरुष से दूर भागे या उसकी ओर खींचती चली जाए। उसके भीतर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था। दिन में वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती, लेकिन रात के समय उसकी नींद एक अज्ञात भय और उत्साह के बीच झूलने लगती। धीरे धीरे यह सपने हकीकत में बदलने लगे। एक रात रीमा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना नहीं देख रही, बल्कि वह पुरुष सचमुच उसके बिस्तर पर मौजूद था। उसने रीमा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। रीमा की धड़कनें तेज हो गई और उसकी सांसें थम सी गई। वह उस पुरुष के प्रति अपनी जिज्ञासा और आकर्षण को रोक नहीं पाई। उसकी हर हरकत ने रीमा की इच्छाओं को और भी अधिक बढ़ा दिया। यह अनुभव उसके लिए बेहद उत्तेजक पर साथ ही साथ डरावना भी था। उस रहस्यमयी पुरुष का स्पर्श और उसकी आंखों की गहराई ने रीमा को एक नई दुनिया में धकेल दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। हर रात वह उसी अनुभव से गुजरती और हर सुबह उसे अपना शरीर थका और कमजोर महसूस होता। रीमा का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा था। उसे नींद से डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वह सोएगी, वह पुरुष फिर से उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। इन सब के बीच रीमा का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उसकी त्वचा मुरझाने लगी, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने खाने पीने में रुचि खो दी थी और वह दिन भर अपने कमरे में बंद रहने लगी। रीमा की यह हालत देखकर विराज बेहद चिंतित हो गया। उसने रीमा से कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह उसे कुछ स्पष्ट नहीं बता पाई। वह खुद भी यह नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा। रीमा अब इस रहस्यमयी पुरुष के प्रभाव में पूरी तरह से फंस चुकी थी। वह उसकी हर रात का हिस्सा बन चुका था और उसे इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने महसूस किया कि वह पुरुष उसकी इच्छाओं को और भी गहरा और जटिल बना रहा था। उसकी हर हरकत रीमा को और भी अधिक अपनी ओर खींचने लगी। वह उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगलता जा रहा था। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो जाता, वह पुरुष प्रकट होता और रीमा के शरीर और मन को अपने वश में कर लेता। उसकी इच्छाएं इतनी तीव्र हो जाती कि वह खुद को उसके सामने समर्पित कर देती। रीमा की हड्डियों में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी, जैसे कि उसकी ऊर्जा को कोई धीरे धीरे खींच रहा हो। यह पुरुष उसकी भावनाओं और संवेदनाओं से खेल रहा था और उसे अपने वश में कर रहा था। वह अब एक आत्मा की तरह महसूस करने लगी थी, जिसे किसी ने शरीर से निकालकर बंधक बना लिया हो। रीमा का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। उसे हर समय भय सताने लगा था कि वह पुरुष कब उसकी दुनिया में वापस आ जाएगा। उसकी आंखों में भय और बेचैनी साफ झलकने लगी थी। हर छोटी सी आवाज पर वह चौकन्नी हो जाती और अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस करती। वह अपनी हालत के बारे में किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी बातों का कोई यकीन नहीं करता और वह खुद भी इसे समझाने में असमर्थ थी। उसने अपने आप को कमरे में बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसे कोई राहत नहीं मिली। वह जहां भी जाती, उसे लगता कि वह पुरुष वहां भी उसका पीछा कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति तेजी से गिरती जा रही थी और वह धीरे धीरे अपने आप को उस पुरुष के अधीन महसूस करने लगी थी। उसने अपनी शक्ति खो दी थी और वह पूरी तरह से इनक्यूबस के वश में आ चुकी थी। वह अपनी इच्छाओं के अधीन होकर उसकी ओर खींचती चली जाती,
जबकि उसका शरीर और आत्मा दोनों कमजोर होते जा रहे थे। रीमा को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। उसका मन और शरीर दोनों थक चुके थे, लेकिन वह पुरुष उसकी इच्छाओं को और बढ़ाता जा रहा था। हर रात उसकी उपस्थिति और भी सजीव और शक्तिशाली होती गई। रीमा को अब यह समझ आने लगा था कि वह किसी सामान्य पुरुष के संपर्क में नहीं है। यह कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे धीरे धीरे खींच रही थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रहती और उसकी आंखों में निराशा और भय के सिवा कुछ नहीं होता। उसे हर रात इनक्यूब्स का सामना करना पड़ता और वह हर बार और भी कमजोर और थकी हुई महसूस करती। उसकी हालत देखकर विराज की चिंता और बढ़ने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी की यह हालत क्यों हो रही है। रीमा की मानसिक स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी और वह हर समय उदास और निराश दिखने लगी थी। उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसका शरीर मानो आत्मा विहीन हो गया था। रीमा अब पूरी तरह से इनक्यूबस के नियंत्रण में आ चुकी थी और उसकी इच्छाओं और संवेदनाओं का गुलाम बन गई थी। वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करती, लेकिन इनक्यूबस की ताकत इतनी अधिक थी कि उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थी। उसने यह महसूस किया कि वह अब कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसकी हर रात, हर पल अब इनक्यूबस के अधीन हो चुका था। विराज ने जब रीमा की स्थिति को गंभीरता से देखा तो उसके मन में एक गहरा भय समा गया। उसकी प्यारी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। रीमा का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी और वह हर वक्त थकी और परेशान दिखाई देती थी। विराज ने आखिरकार समझ लिया कि उसकी अपनी तांत्रिक साधना में हुई गलती के कारण ही यह सब हो रहा था। उसे एहसास हो गया कि उसने एक बेहद खतरनाक और भयानक आत्मा को अपने घर में बुला लिया था, जो अब उसकी पत्नी को अपना शिकार बना रही थी। इस सच्चाई का सामना करते हुए विराज ने तुरंत अपनी तांत्रिक शक्तियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। उसने अपने पूजा कक्ष में कई प्रकार के अनुष्ठान और विधियां आजमाई ताकि वह इनक्यूबस की ताकत को नष्ट कर सके। उसने सबसे पहले अपने द्वारा बनाए गए मांडल और अन्य तांत्रिक साधनों की शुद्धि की और एक विशेष मंत्र जाप शुरू किया। यह मंत्र जाप इनक्यूबस को कमजोर करने और उसे घर से बाहर निकालने के लिए किया गया था। विराज ने रात भर जागकर विभिन्न तांत्रिक प्रक्रियाएं की, लेकिन जैसे ही वह रीमा के पास जाता, इनक्यूबस फिर से अपने खतरनाक रूप में प्रकट होता। हर बार जब वह अपने मंत्रों का प्रयोग करता तो इनक्यूबस उसकी कोशिशों को विफल कर देता। यह आत्मा न केवल शक्तिशाली थी बल्कि बहुत ही चालाक भी थी। उसने विराज की हर चाल को पहले से भांप लिया और उसे नाकाम करने के लिए तैयार थी। इनक्यूबस ने एक ऐसा घेरा बना लिया था जिससे बाहर निकलना विराज के लिए बेहद कठिन हो गया था। विराज ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करके इनक्यूबस को रोकने के लिए तांत्रिक यंत्रों का सहारा लिया। उसने रीमा के कमरे के चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाया, जिसमें उसने पवित्र राख और मंत्रित जल का उपयोग किया। वह इस चक्र के माध्यम से इनक्यूबस को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनक्यूबस की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह आसानी से इन उपायों को तोड़ देता था। रीमा की स्थिति और भी खराब हो गई थी और उसकी सांसें धीमी हो रही थी। विराज के सभी प्रयास एक एक करके विफल होते जा रहे थे। विराज ने एक बार फिर से अपनी सभी तांत्रिक विधाओं को याद किया और सोचा कि कौन सा मंत्र, कौन सी प्रक्रिया इनक्यूबस को रोक सकती है। उसने अपने गुरु से सीखी हुई सारी शिक्षा को खंगाल डाला, लेकिन कोई भी तरीका इनक्यूबस की शक्ति के सामने काम नहीं आ रहा था। हर रात इनक्यूबस वापस आता और रीमा को अपनी पकड़ में ले लेता। वह उसे और कमजोर करता और विराज को उसकी ताकत से धकेल देता। विराज ने एक बार फिर से अपने पूजा कक्ष में जाकर ध्यान लगाया। उसने सबसे शक्तिशाली तांत्रिक मंत्रों का जाप किया और इनक्यूबस के खिलाफ अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया। उसने सोचा कि शायद यह आखिरी मौका हो जब वह अपनी पत्नी को बचा सके। वह मंत्र जाप करते हुए अपने आप को पूरी तरह से उस आत्मा से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह वापस रीमा के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि इनक्यूबस ने उसकी ऊर्जा को फिर से चुरा लिया है। वह रीमा के शरीर पर
अपना पूरा नियंत्रण हासिल कर चुका था और विराज के मंत्र बेअसर हो गए थे। इस बार इनक्यूबस और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। उसने विराज की सारी तांत्रिक विधाओं को कमजोर कर दिया था। विराज ने जब देखा कि रीमा अब पूरी तरह से इनक्यूबस के अधीन हो चुकी है तो उसका दिल टूट गया। उसने रीमा को बचाने के लिए अपनी सारी तांत्रिक शक्ति लगा दी थी, लेकिन फिर भी वह इनक्यूबस के सामने कमजोर साबित हो रहा था। हर असफल प्रयास के बाद रीमा और भी अधिक कमजोर होती जा रही थी। उसकी हालत अब इस हद तक पहुंच गई थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर निढाल और आत्मा विहीन हो चुका था। विराज ने अपनी सारी ऊर्जा को एक बार फिर से इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन इनक्यूबस ने उसे हर बार नाकाम कर दिया। अब इनक्यूबस पूरी तरह से रीमा के जीवन और उसकी आत्मा को निगल चुका था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि विराज की सभी तांत्रिक विधाएं बेकार हो चुकी थी। इनक्यूबस ने रीमा की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था और वह धीरे धीरे उसे पूरी तरह से खत्म कर रहा था। विराज की ताकत अब समाप्त हो चुकी थी। उसकी सारी तांत्रिक साधनाएं और मंत्र इनक्यूबस के सामने बेकार साबित हो रहे थे। उसने अपनी सारी कोशिशें कर डाली थीं, लेकिन उसकी पत्नी को उस दुष्ट आत्मा के चंगुल से निकालने में असफल रहा था। रीमा की हालत अब और भी गंभीर हो चुकी थी। विराज का संघर्ष निरंतर जारी था, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार साबित हो रहे थे। इनक्यूबस हर बार एक नई शक्ति के साथ सामने आता और विराज की कोशिशों को नाकाम कर देता। उसकी पत्नी की हालत देखते हुए विराज का दिल बैठ जाता। उसकी सारी तांत्रिक साधनाएं अब असफल हो चुकी थीं और इनक्यूबस ने उसे उसकी कमजोरी का एहसास करा दिया था। रीमा अब पूरी तरह से इनक्यूबस के वश में थी और उसकी आत्मा धीरे धीरे उस आत्मा के कब्जे में जा रही थी। विराज का संघर्ष और भी कठिन होता जा रहा था, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे इनक्यूबस के सामने असफलता ही हाथ लगी। रीमा की हालत अब इस कदर खराब हो गई थी कि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। विराज ने हर संभव उपाय आजमाए, लेकिन इनक्यूबस ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। वह रीमा के शरीर और आत्मा को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर चुका था। हर रात वह और भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था और विराज की तांत्रिक शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही थी। अब वह समझ चुका था कि उसने इनक्यूबस को बुलाकर एक बहुत बड़ी भूल की थी। विराज ने अपनी सारी असफलताओं और रीमा की हालत को देखते हुए एक आखिरी उपाय के रूप में एक अंतिम तांत्रिक यज्ञ की योजना बनाई। यह यज्ञ उसके जीवन का सबसे कठिन और खतरनाक होने वाला था, जिसमें उसकी खुद की जान भी दांव पर लगने वाली थी। उसने निर्णय लिया कि अगर रीमा को बचाने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। इस यज्ञ के लिए उसने सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा किया और गहन ध्यान में बैठकर अपनी तांत्रिक शक्तियों को पूरी तरह से केंद्रित किया। रात के समय जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, विराज ने यज्ञ की शुरुआत की। उसने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों का जाप करते हुए इनक्यूबस को बाहर बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, इनक्यूबस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ और उसकी मौजूदगी से वातावरण में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। इनक्यूबस ने विराज और रीमा पर एक साथ हमला करने की कोशिश की। विराज ने अपनी सारी तांत्रिक शक्ति को इकट्ठा कर इनक्यूबस का मुकाबला करना शुरू किया। उसने अपने मंत्रों और यंत्रों का उपयोग कर इनक्यूबस की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन इनक्यूबस भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने विराज के चारों ओर एक भयंकर चक्रवात की तरह अपनी शक्ति फैला दी, जिससे यज्ञ की अग्नि भी डगमगाने लगी। विराज की शक्तियों और इनक्यूबस के बीच एक भयंकर टकराव शुरू हो गया। इस घमासान युद्ध के दौरान इनक्यूबस ने कई बार रीमा पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन विराज ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे हर बार रोक दिया। वे दोनों अब पहले की तरह नहीं रहे, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़े, जिसमें इनक्यूबस के साथ हुए इस हादसे की यादें हमेशा ताजा रहीं। इस संघर्ष ने विराज को यह सिखाया कि तांत्रिक विद्या कितनी खतरनाक हो सकती है अगर उसका प्रयोग बिना पूरी समझ और सावधानी के किया जाए।
उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने और अपनी पत्नी को बचाने के लिए जो भी किया वह जरूरी था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी शक्तियों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। यह सबक उसके लिए जीवन भर के लिए यादगार बन गया कि किसी भी तांत्रिक विद्या का उपयोग हमेशा सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। कहानी का अंत एक नई सुबह के साथ होता है, जहां विराज और रीमा ने एक नई शुरुआत की। इनक्यूबस के डरावने साए से बाहर निकलकर उन्होंने अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की, लेकिन इस घटना ने उन्हें एक गहरी सीख दी कि अज्ञात शक्तियों के साथ खिलवाड़ करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अब वे दोनों अपनी गलतियों से सबक लेकर एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़े, जहां तांत्रिक विद्या का प्रयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए और अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना था। इस अनुभव ने विराज को अपने तांत्रिक ज्ञान और शक्तियों के प्रति अधिक जिम्मेदार और जागरूक बना दिया। उसने यह समझ लिया कि तांत्रिक विद्या का प्रयोग केवल आवश्यकता के समय ही किया जाना चाहिए, और वह भी पूरी सावधानी और समझ के साथ। विराज और रीमा ने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन इनक्यूबस के साथ हुई उस खतरनाक भिड़ंत की यादें हमेशा उनके साथ रहीं, उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि शक्तियों का गलत प्रयोग कितना घातक हो सकता है। इस प्रकार कहानी ने न केवल विराज और रीमा के जीवन को बदल दिया, बल्कि पाठकों को भी एक महत्वपूर्ण सबक दिया कि तांत्रिक विद्या का प्रयोग हमेशा सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। विवेक का मानना था कि वह अपने जीवन के उन दिनों से निकल आया है जब उसे अंधविश्वासों और डर के कारण कोई निर्णय लेना पड़ता था। अब वह एक नया जीवन जीने आया था, जहां डर और भ्रम की कोई जगह नहीं थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस रहस्य को नजरअंदाज कर रहा है वह वास्तव में उसके जीवन के सबसे भयावह और अकल्पनीय अनुभवों की शुरुआत का संकेत था। चांदनी रात का आगमन हुआ और उस शाम की शांति में कुछ अलग सा आकर्षण था। आकाश में चांद अपनी पूरी खूबसूरती से चमक रहा था। उसकी चांदनी पूरे गांव को अपने प्रकाश में नहला रही थी। विवेक, जो आमतौर पर रात को जल्दी सोने की आदत रखता था, उस रात को अचानक घर से बाहर निकल आया। गांव की खामोशी और चांदनी की सुंदरता उसे अपने घर से बाहर खींच लाई। उसने सोचा कि इस चांदनी रात में टहलना एक अच्छा विचार होगा। वह धीरे धीरे अपने घर के आसपास टहलने लगा। हवा में ठंडक थी, लेकिन यह उसके लिए आरामदायक थी। गांव की गलियां और पगडंडियां चांदनी से चमक रही थीं, और विवेक उस वातावरण में खो सा गया। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा। यह एक स्त्री की आकृति थी जो बेहद सुंदर थी। चांदनी की रोशनी में वह स्त्री जैसे किसी दिव्य देवता की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती अवर्णनीय थी और विवेक उसकी ओर खींचा चला गया। उसकी आंखें उस स्त्री पर टिकी रहीं और वह उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जब वह उसके करीब पहुंचा तो वह स्त्री धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने लगी। विवेक को लगा कि यह सब एक भ्रम था, एक चांदनी रात का जादू। उसने अपने मन को समझाया कि यह बस उसकी कल्पना थी, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह स्त्री की सुंदरता और रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उस रात विवेक ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन वह स्त्री की छवि उसके मन में बार बार आ रही थी। उसकी खूबसूरती, उसकी मोहकता और उसके पीछे का रहस्य उसे विचलित कर रहे थे। वह जानता था कि उसे इस तरह के भ्रम से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी वह उस स्त्री के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। अगले दिन विवेक ने गांव वालों से उस स्त्री के बारे में पूछने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि क्या सचमुच गांव में कोई ऐसी स्त्री है या यह बस एक कहानी है। लेकिन गांव वाले उसे देखकर बस मुस्कुराए और उसे कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने उसकी बातों को टाल दिया और उसे यह एहसास हुआ कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो उसे बाहरियों से छिपाया जा रहा है। विवेक की जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसने सोचा कि वह इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। उसे नहीं पता था कि यह रहस्य कितना गहरा और खतरनाक हो सकता है। पिशाचिनी की सुंदरता और उसका रहस्य उसे लगातार अपनी ओर खींच रहे थे।
उस चांदनी रात ने विवेक के जीवन को बदल दिया था। वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था। उसके दिल में पिशाचिनी के प्रति आकर्षण जागृत हो गया था और वह इस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि इस राह में उसे क्या क्या सहना पड़ेगा, लेकिन वह तैयार था। वह जानता था कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा और आकर्षण उसे इस राह पर ले जाने के लिए काफी थे। वह पिशाचिनी के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था और इस चांदनी रात ने उसे एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया था। दूसरी चांदनी रात की चांदनी अब पहले से भी अधिक चमकदार और मोहक लग रही थी। गांव के अंधेरे कोनों में एक बार फिर से वह रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई, जिसका नाम अब विवेक के दिल में गहरे स्थान पर अंकित हो चुका था। इस बार विवेक उस स्त्री की ओर खींचा चला गया और उसने महसूस किया कि यह उसकी दूसरी मुलाकात का समय है। जैसे ही वह चांदनी रात की ठंडी हवा में चल रहा था, उसने देखा कि पिशाचिनी उसी जगह पर थी जहां उसने पहली बार उसे देखा था। उसकी सुंदरता की चमक चांदनी के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। पिशाचिनी ने विवेक को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका हंसमुख चेहरा जैसे विवेक को आमंत्रित कर रहा था। विवेक ने देखा कि पिशाचिनी पहले से अधिक नजदीक आ रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पिशाचिनी से संपर्क करने की हिम्मत जुटाई और उसके साथ बातचीत शुरू की। उनके संवाद में एक विशेष प्रकार की गर्मी और आकर्षण था। पिशाचिनी की आवाज में एक मधुरता थी जो विवेक को सम्मोहित कर रही थी। पिशाचिनी ने विवेक के साथ समय बिताने की इच्छा व्यक्त की। उसने उसे जंगल के एक खूबसूरत हिस्से में चलने का निमंत्रण दिया। विवेक ने सोचा कि यह एक अद्वितीय अवसर है और वह उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सका, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा संकोच भी था। वह इस विचार से डरा हुआ था कि कहीं पिशाचिनी का आकर्षण उसे किसी खतरनाक स्थिति में न डाल दे। पिशाचिनी ने विवेक के संकोच को भांप लिया और उसके करीब आ गई। उसने अपने हाथ से विवेक का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच में रखा। उसके स्पर्श ने विवेक को एक अनोखी अनुभूति दी और वह पूरी तरह से उसकी पकड़ में आ गया। उसकी आंखों में एक तरह का जादू था जो विवेक को और अधिक आकर्षित कर रहा था। विवेक ने पिशाचिनी के साथ जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता भी थी। वह जानता था कि वह एक अज्ञात खतरे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी कामुकता और आकर्षण ने उसे इस यात्रा के लिए तैयार कर दिया था। पिशाचिनी ने उसे जंगल के भीतर एक खूबसूरत और शांत जगह पर ले जाकर बैठाया। वहां का वातावरण मंत्रमुग्ध करने वाला था, लेकिन विवेक के मन में भय की एक लहर भी दौड़ रही थी। पिशाचिनी ने विवेक के साथ गहरी और अंतरंग बातचीत की। उसकी बातें और उसका स्पर्श विवेक को और अधिक सम्मोहित कर रहे थे। वह महसूस करने लगा कि यह स्त्री केवल उसकी कल्पना से परे है, बल्कि एक जादुई और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है। विवेक ने पिशाचिनी की बातों और उसके आकर्षण को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में एक भय भी बना रहा। उस रात ने विवेक की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। उसने पिशाचिनी के साथ अपने संबंध को गहराई से महसूस किया, लेकिन उसकी चेतना उसे सतर्क कर रही थी। वह जानता था कि वह इस यात्रा में केवल अपनी इच्छाओं का पालन नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहा है जिसकी गहराई और खतरनाक परिणाम वह अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। विवेक के बदलते व्यवहार ने गांव वालों को चिंतित कर दिया था। उन्होंने देखा कि वह चांदनी रातों में घर से बाहर निकलने लगा था और पिशाचिनी के साथ समय बिताने लगा था। गांव में अफवाहें तेज हो गईं और लोगों ने विवेक से खुलकर बात की। वे अब भी उसकी उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे और उसे फिर से चेतावनी देने का निर्णय लिया। गांव वालों ने विवेक को एक बार फिर से पिशाचिनी के बारे में गंभीरता से चेतावनी दी। उन्होंने उसे उस स्त्री के शिकारों की कहानियां सुनाई जिनकी मौतें रहस्यमय और डरावनी परिस्थितियों में हुई थीं। वे बताते हैं कि पिछले कई सालों में कई लोग पिशाचिनी की खूबसूरती और मोहकता के प्रभाव में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव वालों ने उसे बताया कि पिशाचिनी का आकर्षण केवल एक छलावा है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है और इसके बाद वे उसकी शिकार बन जाते हैं।
विवेक ने इन कहानियों को एक बार फिर से सुना, लेकिन इस बार उसे उनका महत्व समझने में देर नहीं लगी। उसके भीतर पिशाचिनी के प्रति गहरा आकर्षण और मोहब्बत के बावजूद उसे अब एहसास होने लगा था कि उसके जीवन में एक खतरनाक मोड़ आ चुका है। इसके अलावा विवेक के सपनों में भी पिशाचिनी आने लगी थी। उसकी चांदनी रात की मोहक छवि और रहस्यमय बातें उसके सपनों को भर देती थीं। पिशाचिनी की छवि सपनों में और भी सजीव और प्रभावशाली हो जाती थी। वह उसके करीब आती, उसकी आंखों में गहराई से देखती और उसके कानों में फुसफुसाती। धीरे धीरे विवेक ने समझना शुरू कर दिया कि पिशाचिनी केवल एक सुंदर स्त्री नहीं है। पिशाचिनी उसे अपनी असली पहचान के संकेत देती थी। उसके सपनों में वह खुद को एक अभिशप्त आत्मा के रूप में प्रकट करती, जो अपने शिकार को अपनी ओर खींचती है और फिर उसे सजा देती है। वह बताती कि उसकी खूबसूरती और आकर्षण एक दुष्ट जादू का हिस्सा है, जो उसे सदियों से इस अभिशाप का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इन संकेतों के साथ विवेक का दिल डर और संकोच से भर गया। उसने महसूस किया कि वह एक खतरनाक और अदृश्य जाल में फंस चुका है, जहां पिशाचिनी का आकर्षण और उसकी सुंदरता एक छलावा है। वह अब समझने लगा था कि पिशाचिनी के पास एक गहरा रहस्य है, जो उसकी जीवन की दिशा को बदल सकता है। विवेक के अंदर संघर्ष चल रहा था। उसकी समझ और जिज्ञासा उसे एक ओर खींच रही थी, जबकि उसकी चेतना और आत्मसंरक्षण की प्रवृत्तियां उसे दूसरी ओर उधार कर रही थीं। वह अब यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह पिशाचिनी के अभिशाप से बच सकता है, या क्या वह इस रहस्यमय और खतरनाक यात्रा का हिस्सा बनेगा। गांव वालों की चेतावनी और पिशाचिनी के संकेत दोनों ने मिलकर विवेक को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया। अब उसे यह तय करना था कि वह अपने आकर्षण और मोह से बाहर आकर खुद को इस अभिशाप से बचा पाएगा या नहीं। चांदनी रात का सिलसिला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका था और विवेक का मन अत्यंत असमंजस में था। उसने पिशाचिनी के प्रति अपनी गहरी आकर्षण और मोह की भावना को अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। यह वह रात थी जब विवेक ने तय कर लिया कि वह पिशाचिनी के साथ पूरी तरह से एकांत में मिलेगा, भले ही वह जानता था कि इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। इस रात की चांदनी और भी चमकदार थी और गांव की शांतिपूर्ण रात में एक रहस्यमय ताजगी थी। विवेक, जिसने अपने पिछले संकोच को पीछे छोड़ दिया था, अब पूरी तरह से पिशाचिनी के आकर्षण के वश में था। उसने अपने आप को पूरी तरह से उसके जाल में समर्पित करने का निर्णय लिया। पिशाचिनी ने उसे पहले ही अपनी ओर खींच रखा था और अब उसने विवेक के सभी भावनात्मक और शारीरिक इच्छाओं का उपयोग किया। पिशाचिनी ने विवेक के पास आते ही उसकी इच्छाओं को जगाने का प्रयास किया। उसने अपनी मोहक आवाज में विवेक को आकर्षित किया और उसके सपनों और इच्छाओं की बात की। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो विवेक को और भी गहरा सम्मोहित कर रही थी। पिशाचिनी के स्पर्श ने विवेक को और भी करीब किया और वह पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका था। विवेक को महसूस हुआ कि पिशाचिनी उसकी आत्मा और इच्छाओं के हर कोने में झांक रही है। उसकी बातों और स्पर्श ने विवेक को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया और वह अब उसके साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। पिशाचिनी ने विवेक को जंगल की ओर ले जाने का निमंत्रण दिया, जहां वह उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। विवेक ने बिना किसी सवाल के पिशाचिनी के साथ जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। पिशाचिनी ने उसे एक गहरे और अंधेरे हिस्से की ओर ले जाने का निर्णय लिया, जहां अभिशाप का असर सबसे अधिक था। जंगल की गहराई और अंधेरे ने विवेक को एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास दिलाया, लेकिन उसकी इच्छाएं और मोह इस डर को हरा रहे थे। जंगल के अंदर पिशाचिनी ने विवेक को एक खूबसूरत लेकिन भयानक स्थान पर ले जाकर उसे अपने जाल में पूरी तरह से फंसा दिया। उसने अपनी शक्ति और जादू का पूरा इस्तेमाल किया और विवेक को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से उसके वश में है। पिशाचिनी ने अपने अभिशाप को पूरा करने के लिए तैयार हो चुकी थी और विवेक अब उसके अंतिम शिकार के रूप में तैयार था। पिशाचिनी के जाल में फंसे विवेक ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि उसकी सभी इच्छाएं और भावनाएं उसे एक ऐसे अंत की ओर ले जा रही हैं जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। चांदनी रात की चमक और पिशाचिनी की सुंदरता अब एक दुष्ट अभिशाप का रूप ले चुकी थी और विवेक
अब उसकी गिरफ्त में था। विवेक के लिए यह रात निर्णायक साबित हुई। वह अब यह समझ चुका था कि पिशाचिनी की खूबसूरती और मोहकता केवल एक भ्रामक छलावा थी जो उसे एक खतरनाक और अदृश्य जाल में फंसा रही थी। इस चांदनी रात ने विवेक के जीवन को एक भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया और उसने अब अपने भविष्य की ओर एक असमंजसपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। विवेक की यह अंतिम मुलाकात पिशाचिनी के साथ उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात साबित हुई और उसके लिए अब केवल एक खतरनाक और अनिश्चित भविष्य ही बचा था। चांदनी रात अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और विवेक ने पूरी तरह से पिशाचिनी के जाल में खुद को समर्पित कर दिया था। उसकी सुंदरता और मोहकता ने उसे इस रात के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था और उसने पिशाचिनी के साथ अंतरंग होने के लिए कदम बढ़ाया। पिशाचिनी ने उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जिसमें वह अब पूरी तरह से बंध चुका था। जंगल की गहराई में पिशाचिनी ने विवेक को एक ऐसे स्थान पर लाया जो अंधेरे और खौफनाक था। यहां चांद की हल्की सी रोशनी भी एक डरावनी छवि बना रही थी। पिशाचिनी ने अपनी चालाकी और आकर्षण का पूरा इस्तेमाल किया और विवेक को इस बिंदु तक पहुंचाया जहां उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस पर था। वह अपने आकर्षण के चरम पर पहुंची और विवेक को अपने जाल में पूरी तरह से उलझा लिया। लेकिन जैसे ही विवेक अपने चरम पर पहुंचा, पिशाचिनी ने अपनी असली भयानक रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उसकी मोहकता और सुंदरता की चमक अचानक गायब हो गई और वह एक खौफनाक राक्षसी में बदल गई। उसकी त्वचा का रंग बदल गया, उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके दांत तेज और घातक हो गए। विवेक की आंखों में हैरानी और डर का संकेत साफ दिखाई दे रहा था। विवेक का आकर्षण अब भय और आतंक में बदल चुका था। उसने महसूस किया कि वह पिशाचिनी की असली पहचान को देख चुका है और अब उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। पिशाचिनी ने अपनी दुष्ट शक्तियों का पूरा उपयोग करते हुए विवेक की जीवन शक्ति को चूसना शुरू किया। उसकी दुष्ट हंसी और भयावह रूप ने विवेक को पूरी तरह से पराजित कर दिया। विवेक की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी आंखों से चमक गायब हो गई और उसका शरीर कमजोर और थका हुआ नजर आने लगा। पिशाचिनी ने उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से सोख लिया और विवेक की मृत्यु हो गई। यह एक भयानक और असहनीय मौत थी जिसमें उसने अपने जीवन की सारी ऊर्जा खो दी थी। पिशाचिनी के काम को समाप्त करने के बाद वह एक बार फिर से अपनी सुंदरता में बदल गई। उसकी भयानक छवि फिर से गायब हो गई और वह एक बार फिर से मोहक स्त्री के रूप में लौट आई। उसने विवेक की लाश को जंगल में छोड़ दिया और चांदनी रात की हल्की रोशनी में गायब हो गई। वह अगली रात के लिए तैयार हो गई थी और एक नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। अगली सुबह गांव के लोग जंगल में विवेक की लाश को पाते हैं। वे जानते हैं कि पिशाचिनी ने एक और शिकार किया है और उसका खौफनाक चक्र एक बार फिर से शुरू हो गया है। विवेक की मौत के साथ गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। लोग अब और भी अधिक डरे हुए थे और पिशाचिनी की कहानी एक बार फिर से उनके बीच में चर्चा का विषय बन गई। गांव वालों ने विवेक की लाश को देख लिया और उनका दिल दहशत से भर गया। उन्होंने देखा कि पिशाचिनी का खौफनाक खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। गांव के लोगों ने अब यह समझ लिया था कि पिशाचिनी का यह चक्र अंतहीन है और हर चांदनी रात को वह एक नए शिकार की तलाश में रहती है। विवेक की मौत ने गांव में एक खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। गांव वाले अब इस चक्र से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिशाचिनी की दुष्टता और खूबसूरती का जाल उन्हें हमेशा के लिए डराता रहेगा। विवेक की कहानी ने गांव के लोगों को यह समझा दिया था कि पिशाचिनी की मोहकता केवल एक छलावा है और उसकी खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक और अदृश्य अभिशाप छिपा हुआ है। इस प्रकार चांदनी रात की चक्रीय भयावहता के तहत पिशाचिनी का चक्र एक बार फिर से शुरू हो गया और उसके जाल में फंसे शिकार का सिलसिला जारी रहा। विवेक की मौत ने इस भयावह कथा को एक और भयानक अध्याय में बदल दिया और पिशाचिनी के खौफनाक खेल को आगे बढ़ाया। गांव के लोग अब इस अंधेरे और खतरनाक वास्तविकता का सामना कर रहे थे और पिशाचिनी की अगली रात के लिए चुपके से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस कहानी का केंद्रीय संदेश यह है कि अनियंत्रित इच्छाएं और मोहकता किसी भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकती है।
विवेक का पिशाचिनी के प्रति गहरा आकर्षण और मोह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जब हम किसी भव्यता या सुंदरता के सामने असहाय हो जाते हैं तो हमें उस आकर्षण की वास्तविकता को समझने में देर हो सकती है। पिशाचिनी का चरित्र एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे बाहरी आकर्षण के पीछे एक गहरा और खतरनाक रहस्य छिपा हो सकता है। उसकी मोहक सुंदरता ने विवेक को पूरी तरह से सम्मोहित कर दिया और उसने अपने आत्मनियंत्रण को खो दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक भयानक और अंधेरी रात का सामना किया जिसने उसकी जीवन शक्ति को चूस लिया और उसे एक खौफनाक मौत की ओर ले गया।